Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स की। तो जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाएं और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आप लोग जल्दी करो। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, सो आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत होगी। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। ध्यान रखना है। ठीक है, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में फटाफट आ जाइए और सेशन को जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं। तो उसके आगे आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लो। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठाएगा। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी के हेडिंग कर दो। पृथ्वी के ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयव कहो या क्षेत्र के अवयव कहो, अवयव। ठीक है, तो ये हेडिंग बना लो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। ठीक है, जल्दी से फटाफट आप लोग इसको हेडिंग कर लो, जल्दी करो। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका इंग्लिश लिख लो। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान रखना है इसका इंग्लिश। चलो, यहाँ पर ना 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? 3, और तीनों ही एग्जाम में आता है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें आएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों का नाम लिख रहे हैं, आपको लिख लेना है। इन तीनों में से क्वेश्चन एक जरूर फंसेगा, हर साल एग्जाम में आता है इससे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो पहला है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण लिख लीजिए। दूसरा है नतीय नमन कोण। एंड तीसरा है, ध्यान रखना, जो पृथ्वी है उसके क्या क्षैतिज घटक। क्या होगा? जो पृथ्वी है उसके क्या क्षैतिज घटक, ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीनों लिख लो। इन तीनों में से पहला जो दिक्पात कोण है, नतीय नमन कोण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये तीनों कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये पहले तीनों नोट कर लो। ये क्या है? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ गॉट इट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू। सो इसको लिख लो जल्दी से नोट करो। इतना हेडिंग करके इतना नोट करिए। हो गया? लिख लीजिए, हेडिंग करिए एंड इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
एंड फर्स्ट है दिक्पात कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। सेकंड है नतीय नमन कोण, इसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप। और पृथ्वी के क्षैतिज, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हो गया, तीनों लिख लिए। अब क्या करो, पहला वाला हेडिंग बना लो, पहला वाला क्या कर लो, हेडिंग बना लो। तो ये हटाते हैं और पहले वाले को हेडिंग कर लो आप लोग। हेडिंग बना लो जल्दी से, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कर लीजिए। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मतलब दिक्पात कोण, ठीक है, दिक्पात कोण। एग्जाम में कई बार ये बना है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2 नंबर कई बार आया है, आपको इतना याद रखना है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, हो गया, हेडिंग कर लिए। हो गया, इतना हो गया, हेडिंग कर लिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डन। सो लिखिए इसमें, देखो पहले ना समझ लो, ठीक है, पहले इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या कैसे बनेगा, तो याद करो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था चुंबकीय आमोत्तर, भौगोलिक आमोत्तर। तो जो चुंबकीय आमोत्तर है और भौगोलिक आमोत्तर है उनके बीच जो भी न्यून कोण, जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बना न्यून कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। इतना नोट कर लेना आपको। तो लिख लो, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर, चुंबकीय आमोत्तर तथा भौगोलिक आमोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं, उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। तो 2 चीज आपको याद रखना है, चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। याद करो हमने बताया था ना चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लिख लो, किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। और न्यून कोण का मतलब जानते रहना, ये एंगल हमेशा 90 से कम होगा, मतलब ये रहता है 0 से लेकर के 90 के बीच, 0 से ज़्यादा और 90 के बीच, ऐसे एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना है आपको, लिख लीजिए इतना, किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर तथा भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इतना लिख लीजिए जल्दी से। ला 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 कर लीजिए जल्दी से। और अगर जो है क्लास समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को कुछ नहीं कहना है। और अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए आप लोग, सर हमको इसमें प्रॉब्लम है। तो बहुत आसान सा एक लाइन का परिभाषा बताए हैं, क्या कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बना न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, को दिक्पात कोण कहते हैं। बहुत आसान है, इतना सस्ता है, इतना सरल है, कौन पढ़ाएगा इतना सरल सस्ता, ठीक है। तो जल्दी से जो है सेशन को लाइक कर दो, आप लोग अगर लाइक नहीं किए हो तो, ठीक है। और जो आपके प्रिय दोस्त हों, जो भी आपके मित्र हैं, उनको ज़रूर शेयर किया करो और उनको कहा करो कि ये जो है ये टॉपिक पढ़ लो, एग्जाम में यहाँ से बनेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना इतना, ठीक है। ओके, सो इसको हटाते हैं।
तो पहला आसान था कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानती हो क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। ध्यान रखना इतना, ठीक है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। चलो दूसरा हेडिंग बनाओ। ये पहला हो गया, दूसरा हेडिंग करो। नदी या नमन कोण। इसका दो नाम है, नदी या नमन कोण। जैसे देखो आपका घर पर कुछ और नाम हो, स्कूल में कुछ और प्यार से कोई और रख दे, बाबू सोना वाला, ठीक है? तो ऐसा वाला नाम भी हो सकता है। तो लिख लो इसका इंग्लिश, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, ठीक है? तो बाबू सोना वाला नाम नहीं याद रखना, वो तो जानती हो आप लोग। इसको हेडिंग कर लो, नदी या नमन कोण एंगल ऑफ डीप करो, ठीक है? जल्दी कर लो, एंगल ऑफ डीप ध्यान रखना है आपको। कर लीजिए हेडिंग, नदी या नमन कोण। हेडिंग कर लीजिए, एंगल ऑफ डीप, नदी या नमन कोण। हो गया डन इतना? ओके, सो आगे बताते हैं, ठीक है? तो लिखो इसको, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो क्षैतिज दिशा होगा ना, उसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं नदी या नमन कोण, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्या लिखना है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा, तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नदी या नमन कोण कहते हैं, नदी या नमन कोण कहते हैं। एग्जाम ये भी कई बार आ चुका है, ध्यान रखना है आपको, नदी या नमन कोण कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। और अभी यहाँ पर 2000 के नोट में एक लिखवाना है टॉपिक इसमें में, ठीक है? ध्यान रखना, वो भी बताएंगे। तो आपको याद रखना है क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नदी या नमन कोण कहते हैं। इतना काम आप लोग कर लीजिए जल्दी से। हो गया? फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर कभी भी एंगल ऑफ डीप की बात करेगा, बहुत आसान तरीके से समझना। आपको क्या याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो भी क्षैतिज दिशा होगा उसके बीच जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, नदी या नमन कोण कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नदी या नमन कोण कहते हैं। इतना आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से याद रखना है। बताओ, इतना सरल है, इतना सस्ता है ना? चलो इसको हटा देते हैं, हटा दे इसको। एक लाइन का हो गया होगा, डन कर लिए होंगे आप लोग। सो हटाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो और हमेशा नोट किया करो। इसीलिए हम आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, हम खुद आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। देखो डेली का डेली हम बोर्ड पे इतना लिखते हैं। अगर हम चाहें तो स्क्रीन पूरा लगा दें और ना लिखें,
लेकिन वर्क करते हैं आपके लिए हार्ड वर्क। तो हमने कहा ना जितना कठिन आपका संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी, ठीक है। तो लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम वाला आपकी खोपड़ी में छेद कर देगा, ठीक है। तो आपको अपनी खोपड़ी में छेद नहीं करवाना है, एग्ज़ाम खोपड़ी में छेद कर देना है। चलो आगे देखो, स्टार में या नोट करके लिख लो, इसमें नोट करके या स्टार करके लिख लो, ठीक है। नतिया नमन कोण का मान, नतिया नमन कोण का, ठीक है। या फिर नतिया नमन कोण जो है, ध्यान रखना है 2 जगह आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। 2 जगह, कहाँ कहाँ, एक तो चुंबकीय ध्रुव पर, एक कहाँ पर, चुंबकीय ध्रुव पर जो कि 90 डिग्री होता है, और एक नीरज पर 0 डिग्री, ठीक है। तो लिख लो नतिया नमन कोण का मान चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तथा निरक्ष पर, ठीक है, किस पर, इक्वेटर पर, निरक्ष पर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। इसको भी छाप लीजिए, एग्जाम वाला ऑप्शन में 1 नंबर पूछ चुका है, कहा है नतिया नमन कोण का मान ध्रुवों पर कितना होता है, 90 डिग्री। पूछ सकता है कहाँ पर 0 डिग्री होता है, तो याद रखना है किस पर, निरक्ष पर। ये काम कर लीजिए, लिख लीजिए। तो चुंबकीय ध्रुवों पर कितना, 90 डिग्री, और निरक्ष पर कितना, 0 डिग्री, ध्यान रखना है, ठीक है। निरक्ष पर कितना, 0 डिग्री। इसको स्टार में इसलिए हमने छापा है, एग्जाम में कई बार 1 नंबर का बन चुका है, इसलिए हमने इसको छाप दिया है, ठीक है। और आपको भी ऐसे छाप लेना है, और क्या, अच्छे से छाप लेना है, और यहाँ भी याद कर लेना है, यहाँ पर सेट कर लेना है आपको, ठीक है। एग्जाम की खोपड़ी में सेट कर लेना है, ताकि एग्जाम में आए तो एग्जाम में ठोक देना है इसको। तो रातें भी अच्छी होंगी, ठीक है, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा। तो आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, मेहनत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। हो गया। तो नतिया नमन कोण का मान चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री और निरक्ष पर 0 डिग्री होता है। चलिए 2 चीज हो गया, हमने कहा 3 चीज होता है। पहला दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, तीसरा हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है, 36 घटक होता है, उसकी बात करेंगे। एंड ये तीनों में से एग्जाम में जरूर छपने वाला है, ध्यान रखना है। तो ये कतई जहर सवाल है। कैसा सवाल है, कतई जहर। चलो हो गया, अगला हेडिंग बनाओ, तीसरा हेडिंग कर लो। तो तीसरा हेडिंग करना है, तीसरा हेडिंग कर लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, 36 घटक, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर लीजिए इसका इंग्लिश भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। कर लीजिए इतना काम। तो अब स्क्रीन पर डायग्राम लगाने वाले हैं, तो पहले ये हेडिंग बना लो जल्दी से, ताकि डायग्राम लगाए। तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं या तो आप बना सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे। लेकिन कोशिश करो आप तुरंत इसको बना लो और इसके सारी हिंदी को लिख लेना है, जितना भी उसमें सारा कुछ हिंदी में दिया है उसको लिख लेना है। बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी, और उसको कैसे फार्मूला आता है वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीन पर आपको डायग्राम इसका दिख रहा होगा और साथ में हिंदी भी दिख रहा होगा।
तो डायग्राम आप देखिए, डायग्राम में आपको देखो कुछ जो है आपको पर्दे की भांति लग रहा होगा, पर्दे की तरह, ठीक है। तो आप डायग्राम देखिए, अब लिखा क्या क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भौगोलिक उत्तर दिया है, एल दिया है, और चुंबकीय उत्तर दिया है, भौगोलिक आम उत्तर दिया है, चुंबकीय आम उत्तर दे रखा है, और यहाँ पर एल है, पी है, एम है, ठीक है, और बी एच है, और बी ई है, बी वी है, और बाकी इधर आपको क्यू आर ये सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, अल्फ़ा दिख रहा होगा, अल्फ़ा, ठीक है, ध्यान रखना है, अल्फ़ा भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर कभी पूछ ले अल्फ़ा क्या है, देखो अगर अल्फ़ा पूछ ले ध्यान रखना है वो आपका दिक्पात कोण होता है, जो अल्फ़ा होता है, चलो इसके पहले ही आपको जानते रहना था, जो दिक्पात कोण होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, वो आपका अल्फ़ा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे तो वहाँ लिख लेना आप लोग, अल्फ़ा क्या होता है, दिक्पात कोण होता है, दिक्पात कोण ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, दिक्पात कोण है, ये चीज़ जानते रहना है, ठीक है। तो चलो अब इसमें देखो, हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको लिखना है, इतना नोट करना है। अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई एक चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय निरक्ष पर ही क्षैतिज ठहर सकती है। किस पर, चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज ठहर सकती है। पृथ्वी के अन्य स्थानों पर क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी रहती है। किस कोण पर, तो आपको ध्यान रखना है, थीटा कोण पर झुकी रहती है, ये चीज़ जानते रहना है, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखा है, ठीक है, बोला है उसके नीचे आगे दे रखा है, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से थीटा कोण पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा में झुकी हुई है। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाए तो इतना जितना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इसका हिंदी आपको नोट कर लेना है बढ़िया से, हिंदी भी लिख लीजिए और ये डायग्राम भी बना लीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, कर लीजिए। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लो, या तो इसको डायग्राम जल्दी से खींच लो आप लोग, और इसका पूरा हिंदी लिख लो, इतना जल्दी से इतना हिंदी कर लो, इतना काम कर लो आप लोग जल्दी से। इतना काम कर लीजिए, जल्दी से डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। और जितने भी एंगल हैं ध्यान से उनको जो है नोट कर लेना है, और सब कुछ आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, उसको आप बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, बना लेना है एंड नोट कर लेना है, बाकी हिंदी लिखा है वो भी लिख लेना है, ठीक है। इतना काम कर लीजिए। चलिए देखिए, हटाते हैं, हिंदी हटा देते हैं, डायग्राम आप साइड में देख पा रहे होंगे, हिंदी हमने हटा दिया है अब, ठीक है। अब केवल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर भौगोलिक उत्तर दिख रहा होगा, ठीक है, पॉइंट सारे दिख रहे होंगे, भौगोलिक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, भौगोलिक याम उत्तर और चुंबकीय याम उत्तर, इतने पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या हिंदी में बोला लास्ट में कि उनके घटक वियोजित कर रहा है, किसमें घटक वियोजित करता है, तो घटक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज का मतलब आपको ध्यान रखना है, किसका, क्षैतिज का मतलब क्या होगा, वो चीज़ आपको जानते रहना है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, क्षैतिज जो ऊपर बी एच दिख रहा है कोने में, वो अब क्या है, क्षैतिज है, ठीक। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो क्षैतिज में होगा बी एच, दिख रहा होगा बी एच। आपको ध्यान रखना है ये एक्चुअली आधार पर हो रहा है, ऐसे लाइन पर हो रहा है, लाइन पर सीधे आधार पर हो रहा है, आधार पर आता है कॉस थीटा, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा बी ई कॉस थीटा, समीकरण 1, ठीक है। तो लिख लो क्षैतिज घटक बी एच इक्वल टू क्या, बी ई कॉस थीटा, ये कहाँ पर है, क्षैतिज में है, ध्यान रखना है क्षैतिज में है। अगर ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक
ठीक है, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, वर्टिकल निकालेंगे तब जहाँ पर एच था, एच मतलब देखो आपका हॉरिजेंटल, और यहाँ पर देखो आ जाएगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे बी वी। एच का मतलब हॉरिजेंटल, यहाँ पर एच का मतलब क्या, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज होता है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। वी का मतलब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर बी एच आया है। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एच मतलब हॉरिजेंटल मान, और बी वी वर्टिकल में क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला आ जाएगा बीई और यहाँ पर साइन थीटा। लंब पर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, लंब पर साइन थीटा, तो ये लिख लीजिए, क्षैतिज हॉरिजेंटल एलिमेंट बी एच इक्वल टू बी ई कॉस थीटा इक्वेशन फर्स्ट, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एलिमेंट बी वी इक्वल टू बी ई साइन थीटा, और इक्वेशन 2 कर लीजिए इतना काम। ये समीकरण बनाइए, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना काम आपको करना है, जल्दी करिए। चलिए इसको हटाते हैं, ऊपर वाला जो हेडिंग किए थे। बाकी डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इतना हो गया, चलिए आगे कर लीजिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो लिख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, साथ में जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 बी एच, तो बी एच का स्क्वायर प्लस करना है बी वी का स्क्वायर, तो वी वी का स्क्वायर बराबर। ठीक है, इधर बी ई, तो लिखेंगे यहाँ पर बी ई और कॉस थीटा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी वी का वैल्यू, बी ई वाला वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे बी ई साइन, क्योंकि इसका वैल्यू साइन है, तो साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने कहा समीकरण 1 और 2 को, देखो यहाँ पर ध्यान देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। वर्ग करके क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं सॉल्व आगे, तो मिलेगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, इसको समीकरण को हटा देते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ये समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, समीकरण आपको याद रखना है अच्छे से। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ बी ई स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर कर लो, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी ई बाहर हो गया, बी ई स्क्वायर बचा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला होता है, इसका वैल्यू 1 आता है, यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, बराबर कितना 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो मिलेगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर इंटू में 1, बाकी इसके आगे लिखा हुआ है क्यों 1 आया। इनका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे, अगर इसको इधर कर लें, इसके इधर भेज दें, तो मिल जाएगा क्या, बी ई का स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, किसका स्क्वायर, बी वी का, हाँ बी वी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे वर्ग, तो रूट में वैल्यू जा सकता है, तो फार्मूला मिल सकता है बी ई बराबर रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर।
और एग्ज़ाम में इससे सवाल बन सकता है, ये फार्मूला भी नोट कर लो एंड ये भी। ये रूट में है, वर्ग यहाँ हटाने पर ये रूट आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जैसे इधर का वर्ग हटाया गया, यहाँ पर जो वर्ग है इसको हटा दिया यहाँ पर, तो ये सारा का सारा वैल्यू किस में चला गया, ध्यान रखना, रूट में। ये सारा वैल्यू किस में है, रूट में। ये देखो रूट में, किस में आ गया, रूट में, ठीक है। तो इतना आपको लिख लेना है, बेस का स्क्वायर प्लस बीवी का स्क्वायर, बीवी का स्क्वायर, बीवी का डबल। हाँ चलो कर लो इतना काम, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जल्दी करिए, जल्दी इतना नोट कर लीजिए, जल्दी करिए आप लोग। बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू सब बता रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है तो बहुत सस्ता, आपको लगता है कठिन तो कोई बात नहीं, महंगा लग रहा है, आसान करते हैं, सस्ता हो जाएगा। हमने कहा था समीकरण एक और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का वैल्यू था बी एच बराबर क्या, बी ई कॉस थीटा, और समीकरण 2 बी वी बराबर बी ई साइन थीटा था। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी ई कॉस स्क्वायर थीटा, आपका इधर हो गया कॉस स्क्वायर प्लस बी ई साइन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर देखिए बी ई स्क्वायर और यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए हमने कहा ये सेम वही वैल्यू इक्वल टू, यहाँ से ये दोनों कॉमन कर लिए, बाहर आ गया, बचा के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, तो 1 रख दिया, तो यहाँ पर ये बन गया वैल्यू। इसको हमने कहा ऐसे लिख सकते हैं, तो बी ई स्क्वायर बराबर क्या, बी एच स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो मिल गया क्या, प्लस बी वी स्क्वायर। अगर इसका वर्ग हटाएंगे, जैसे ही ये वर्ग हटता है ये रूट में चला जाएगा, तो मिलेगा बी ई बराबर रूट में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला एंड ये फार्मूला याद रखना है, इससे सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इतना कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए इतना जल्दी से। इतना हो गया, हटाते हैं इसको हटाते हैं। यहाँ से एक फार्मूला और tan का निकालना होता है, तो tan वाला फार्मूला भी देख लीजिए, ठीक है। tan का फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए। बाकी डायग्राम आप बना लेना, ये सारा का सारा खेला हुई कहाँ से है, खेला हुई, तो ये सारा किससे बनता है, ध्यान रखना है आपको, डायग्राम से बनता है, ठीक है। चलो दूसरा देखो अब आगे, इसी का है, इसी का एक और होता है फार्मूला बनता है, तो लिखना है क्या, समीकरण 2 और भागे समीकरण 1 से, इससे करोगे तो समीकरण 2 का वैल्यू क्या था, ध्यान रखना है, 2 का वैल्यू बी वी वर्टिकल में, तो बी वी बराबर क्या, बी ई साइन थीटा, ये समीकरण 2 का मान था, अपान में समीकरण 1 का मान क्या, बी एच, तो बी एच बराबर यहाँ पर लगा ही है, अपान में क्या, बी ई कॉस थीटा। अब देखो बी ई से बी ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया क्या, बी वी अपान बी एच इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, टेन थीटा रख सकते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पर, तो बी वी अपान बी एच बराबर टेन थीटा, ठीक है। इतना कर लीजिए, टेन थीटा चाहिए तो और इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर सीधा ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर बी वी अपान बी एच, ठीक है। यहाँ से भी सॉल्व बनता है, थीटा का एंगल निकालो, थीटा बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स बी वी अपान बी एच, ये बी एच है, ध्यान रखना है, बी एच,
तो tan इनवर्स में भी रख सकते हैं, अगर एंगल अकेले निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इतना काम। चाहे तो ये फॉर्म लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, बाकी मेन फार्मूला आपका ये है ही। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर इसका डेरिवेशन इतना ही होता है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन जाता है 2 नंबर का, ध्यान रखना है। ठीक है, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हो गया, डन, डन हो गया। देखिए हमने कहा समीकरण 2 अपान समीकरण है, समीकरण 2 का मान बी बराबर क्या बी ई साइन थीटा, समीकरण 1 का वैल्यू बी एच बराबर क्या बी ई कॉस थीटा, बी इस बी कैंसिल हो गया, बी अपान बी एच साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये बचा, और इसका वैल्यू होता है टेन थीटा बराबर, तो हमने यहाँ पर रख दिया क्या टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा इक्वल टू बी वी अपान बी एच, तो फॉर्मूला टेन थीटा बराबर बी वी अपान बी एच, या फिर थीटा बराबर क्या, इसको टेन को उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स बी वी अपान बी एच। ठीक है, इतना ही लाना था। चलिए इसकी कहानी यहाँ से समाप्त हुई। तो 3 चीज़ हमने जो है निकाल दिया, ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या, दिक्पात कोण जिसको अल्फा कहते हैं, दूसरा क्या निकला था आपको ध्यान रखना है, दूसरा एंगल ऑफ डिप था जिसको नतीजा नमन कोण कहते हैं, तीसरा क्या था आपको ध्यान रखना है, तीसरा क्षैतिज घटक, जो क्षैतिज घटक 2 फार्मूला मिलता है। ठीक है, दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये tan वाला ये वाला फार्मूला, और एक उधर जो निकला था वो वाला फार्मूला। ठीक है, दोनों याद रखने अच्छे से। चलो हटा देते हैं। अब रीडिंग करो, चुंबकत्व संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चुंबकत्व, यहाँ से 1-2 नंबर बनेगा, चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। सरकारी लाइन लिख लेना है इसका, आपको सरकारी लाइन क्या है पता ही है ना आप लोगों को, कि चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। इतना काम कर लीजिए, ये जल्दी हेडिंग कर लीजिए, चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, या परिभाषाएं कर लो, चाहे तो परिभाषाएं भी कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिभाषाएं। ठीक है, या परिभाषा। तो चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हेडिंग कर लेना आपको। हो गया, पहला वाला हेडिंग करिए, पहला हेडिंग। ठीक है, पहला नंबरिंग करके हेडिंग कर लो, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, हेडिंग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो चुंबकीय प्रेरण, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरित होना। जैसे हम आपको मोटिवेशन बताते हैं, इससे आपके अंदर क्या उत्साह आता है, जोश आता है, जिससे आप क्या करते हो, आप अधिक से अधिक अपने काम में फोकस हो जाते हो, ध्यान से काम करते हो। तो जैसे मान लो ये है, अगर मान लो ये कोई पदार्थ है, इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसके ओर चुंबकित हो जाए, उसके पास चला है, क्या कर जाए, पास आ जाए, पास आ जाए। और जब पास आएगा ना तो उसको कहते हैं क्या, चुंबकित होना बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो
चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर लेता है, आ जाता है, चुंबकित हो जाता है, तो इस घटना को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरण का मतलब प्रेरित होना, ठीक है। जैसे आप लोग महान व्यक्तियों से, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं, बहुत सारे महान व्यक्ति जिनसे क्या होता है, आप लोग क्या होता है, प्रेरित होते हैं, सीखते हैं कि हाँ उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कार्य कर दिया, हम भी करेंगे। तो ऐसा ही जब कोई पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, वो उसकी तरफ चुंबकित हो जाता है, प्रेरित कर जाता है, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो लिख लीजिए इसमें, ठीक है, जल्दी से। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी, ठीक है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तो ध्यान रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या पदार्थ, तो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाता है, चुंबकित मतलब पास आ जाता है, चुंबकित हो जाता है, हो जाता है। इस घटना को या इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने कहा जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाता है, आकर्षित कर जाता है, इसे ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कर लीजिए इतना काम, इतना लिख लीजिए। जल्दी से इतना लिख लीजिए, जल्दी करिए। तो जब किसी पदार्थ को, मान लो क्या है, कोई पदार्थ है, मान लो इधर देखो, मान लो ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये कोई पदार्थ है, इसके बाहर रखेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होगा, ये इसकी ओर चुंबकित कर जाएगा, इसके पास आ जाएगा। यही घटना कहलाता है क्या, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाता है, तो इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको हटाते हैं। अब आप लोग अगला हेडिंग बना लो। अगला हेडिंग दूसरे नंबर पर चुंबकन की तीव्रता, दूसरे नंबर पर चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता हेडिंग कर लो, ठीक है, हेडिंग कर लो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हेडिंग कर लो। ये तो बहुत सस्ता है, ठीक है, वो कैसे तो बताते हैं। हेडिंग कर लो, चुंबकन की तीव्रता, इसको आई से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला है आई बराबर एम अपान वी, एम अपान क्या, वी। अब देखो ये फार्मूला वाला जुगाड़, फार्मूला से परिभाषा बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था। कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करिए। ये बढ़का वाला एम क्या है, ठीक है, जल्दी कमेंट करो, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक, कमेंट करो आप लोग। आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था इसको।
चलो बताते हैं। इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो रघुआ लोग याद नहीं करते हैं, सब अच्छे से पढ़ा करो। और वी मतलब आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन वॉल्यूम ध्यान रखना, ठीक है। और इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। याद करो m बराबर स्मॉल m इंटू 2l पढ़ाया था हमने, ठीक है। तो अब देखो परिभाषा कैसे बनाओगे, तो यहां से बना लो, लिख लो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे बढ़का वाले I से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। I बराबर m अपान v, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और क्या आयतन, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। इतना लिख लीजिए। और यह फार्मूला भी लिख लेना है, यह फार्मूला आपको नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लीजिए जरा। इतना नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब देखिए आगे, इसका आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या आया था, तो I बराबर याद रखना है m अपान v आया था। अगर कभी मात्रक पूछ ले चुंबकन तीव्रता का, मात्रक पूछ ले किसका, चुंबकन की तीव्रता का, तो ध्यान रखना है एम्पियर प्रति मीटर होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। अगर राश पूछ ले तो राश होता है सदिश राश। और इसका ना वी में सूत्र आप कमेंट करो, यहाँ मात्रक से निकाल सकते हो। तो वी में सूत्र क्या होगा, वी में सूत्र देखो एम्पियर का ये होता है और एल ऊपर जाएगा, ठीक है, L-1, तो वी में ये होता है। इतना नोट कर लेना है कि जो चुंबकन की तीव्रता है इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है, सदिश राशि होता है, और AL-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला वी में सूत्र होता है। इतना आपको नोट कर लेना है। हो गया, आगे देखिए। अगर कभी दंड चुंबक के लिए निकालना हुआ तो फार्मूला, दंड चुंबक के लिए
इसी का फार्मूला तो क्या आया था, ध्यान रखना है फार्मूला को मिला है आई बराबर m अपान वी। m का m इंटू 12 होता है, इसका भी a एरिया और 12 ले सकते हैं, तो 12 से 12 कैंसिल, तो फार्मूला मिल सकता है आई बराबर स्मॉल m अपान a। ठीक है, स्मॉल m क्या है, चुंबकीय सामर्थ्य है या द्विध्रुव सामर्थ्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने फार्मूला बताया था कि m बराबर होता है m इंटू 2l, और ये आयतन बराबर क्या, क्षेत्रफल गुणे में लंबाई। तो ये दंड चुंबक के लिए फार्मूला होता है, चाहे तो ये भी लिख सकते हो, कर लो, इतना काम कर लो आप लोग। हो गया इतना। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगला हेडिंग करिए, 2 हेडिंग हो गया, तीसरे हेडिंग पे आते हैं। ठीक है, तो तीसरा हेडिंग करना आपको चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, जो चुंबकत्व की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं वहां का तीसरा हेडिंग है, तो चुंबकीय तीव्रता। वो चुंबकन की तीव्रता है, क्या है, चुंबकीय तीव्रता, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसका भी इंग्लिश छाप लो लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बना लो हेडिंग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तीसरा हेडिंग है, 2 हमने पढ़ रखा है, पहला क्या, चुंबकीय प्रेरण, दूसरा क्या, चुंबकन की तीव्रता, तीसरा क्या, तो आप देख पा रहे हैं चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, हेडिंग कर दो, तो लिख लो इसमें लिख लो जल्दी से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को, लिख लो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, ठीक है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में है उसमें जो पदार्थ रखे उसको जो आकर्षित करेगा उसकी कैपेसिटी की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबकित करने की क्षमता को ही बोलते क्या, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो हमने कहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे लिख लो आगे, इसे H से व्यक्त करते हैं, इसे बड़का वाले H से व्यक्त करते हैं और फॉर्म लिख लो H बराबर, ठीक है, H बराबर B अपान म्यू नॉट माइनस आई। ठीक है, H बराबर B अपान म्यू नॉट माइनस आई। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, म्यू नॉट जानते हो चुंबकशीलता है और निर्वात की, आई क्या है, थोड़ी देर हमने पहले बताया था, आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता है, और H क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। मात्रक देख लो इसका, मात्रक जो मात्रक इसका है तो वही आएगा, तो एम्पियर प्रति मीटर। राशि की बात करें तो राशि सदिश राशि है, सदिश राशि। और अगर विमीय सूत्र की बात करें तो इससे पहले जो आया था वही आएगा, तो विमीय सूत्र अगर कहता है तो क्या लिखना है, AL माइनस 1, AL माइनस 1, बी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लो,
यहाँ पर विमीय सूत्र AL - 1। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फटाफट इतना नोट कर लो, AL - 1। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अगले हेडिंग पर। तो 3 हेडिंग खत्म हो गए, चौथा देखिए। चौथा आप लोग जल्दी से हेडिंग करो। चौथा, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। वैसे इसको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, पहले ही पढ़ाए हैं, फिर से पढ़ा दे रहे हैं। तो हेडिंग कर दो चुंबकशीलता। मैग्नेटिक परमेएबिलिटी, मैग्नेटिक ठीक है, हेडिंग बना लो। गलत हो गया क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, कर लो। चुंबकशीलता ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लो इसमें भी, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, ये चौथा वाला है, ध्यान रखना आपको। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, या चुंबकीय क्षेत्र केवल लिख सकते हो B, ठीक है, H की समानुपाती। H क्या होता है? समानुपाती होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकन तीव्रता, याद करो हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, मतलब कुछ इस तरह से B प्रोपोर्शनल H। जैसे इसको हटाएंगे कोई न कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ से मिलेगा B म्यू और H, ठीक है। यहाँ से फॉलो निकालेंगे तो म्यू निकालेंगे, इधर ये गुणे में इधर भाग में जाएगा, तो मिल जाएगा म्यू बराबर B अपान में H। ये नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। तो यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और इसको चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं। एक और परिभाषा क्या? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को म्यू कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप लोग। मात्रक इसका आप लोग जानती हो, मात्रक देखो, मात्रक हमने पहले ही बताया था इसका, फिर से एक बार बता देते हैं। तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर
ये और मात्रक होता है, वो भी लिख सकते हैं, दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं। तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, ये भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, कर लीजिए दोनों, इसको दोनों मात्रक है। बाकी इसका बीमा आप निकाल ही सकते हैं, बीमा निकाल सकते हो आप लोग, निकाल लेना बीमा, ठीक है। इतना कर लीजिए जल्दी से। इतना लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए। हो गया, इतना हो गया है। चलिए इसको हटाते हैं। अब पांचवा देखिए, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा तो पांचवा हेडिंग कर लो जल्दी से, पांचवा, ठीक है। हेडिंग बना लो, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या पारगम्यता, या पारगम्यता। हेडिंग कर लो, ठीक है, हेडिंग कर लो आप लोग जल्दी से। आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता, ठीक है, ये हेडिंग बनाना है। अब आपको स्क्रीन पर पूरा हेडिंग भी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, फार्मूला भी। आप स्क्रीन पर इसको देखो और बता रहे हैं वही सेम नोट कर लेना आपको, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता क्या लिखा है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता, ठीक है, म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इससे म्यू आर स्प्रेड करते हैं एंड म्यू आर बराबर है म्यू अपान म्यू नॉट, या फिर म्यू का फॉर्मूला बी अपान एच था, तो बी अपान एच, बी नॉट अपान एच कैंसिल हो गया, एच एच तो मिला क्या, बी अपान बी नॉट। तो फार्मूला सहित आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता, तो उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता, ठीक है। तो वैसे हमने पहले ही बताया था कि हवा मतलब माध्यम में चुंबकशीलता और हवा निर्वात में माध्यम क्या बोलते हैं चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। वैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो उसको नोट कर लो अच्छे से, पूरा का पूरा। कर लीजिए इतना काम। चलो हो गया, इतना हो गया, लिख लिया आप लोग। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। छठे पाते हैं, ठीक है, छठे पाते हैं। इसको हेडिंग बना लो, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। हेडिंग कर दो चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर H जो है I के समानुपाती होता है। H क्या है ध्यान रखना है, तो आप लिख सकते हो, याद करो H हमने बताया था, H का नाम क्या है, कौन बताएगा। H क्या है, चुंबकीय तीव्रता बताया था ना। तो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय
तीव्रता, कॉमा, चाहे तो लिख सकते H, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता I के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अर्थात H प्रोपोर्शनल I, तो H प्रोपोर्शनल I हटाएंगे तो H बराबर यहाँ पर मिलता है क्या, यहाँ पर याद रखना आपको काई मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो काई आई इसको बनाएंगे तो मिल जाएगा क्या, काई बराबर मिल जाएगा क्या, H अपान I। ठीक है, H अपान I, ये बना लीजिए फार्मूला, काई बराबर H अपान I। ठीक है, इसको काई कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं, काई, ये ज़रूर याद रखना आप लोग। ठीक है, इसको काई कहते हैं, कर लीजिए। यहाँ जो काई नियतांक है, यहाँ जो काई मिला है, ये जो नियतांक है इसे ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यही क्या है, यही है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, हो गया इतना। लिख लीजिए। इतना नोट कर लीजिए, हो गया, डन हो गया है। चलो इसको हटाते हैं, इसको लिख लीजिए, हो गया, डन। अब देखिए, एक आपको रिलेशन देख लेना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये देखिए, तीन चुंबकीय सदिशों H, B व I में संबंध। तो यहाँ हिंदी लिखा है, धारावाही प्रणाली के भीतर यदि वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम जैसे नरम लोहे आदि की क्रोड रख दी जाए तो धारावाही प्रणाली के चुंबकीय क्षेत्र H के कारण यह क्रोड चुंबकित हो जाती है और क्रोड के भीतर परिणामी प्रेरण चुंबकीय प्रेरण B का मान म्यू नॉट H प्लस I हो जाता है। तो ये जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अच्छे से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और इसको पूरा का पूरा लिख लेना। एंड ये लेसन यहाँ से समाप्त हुआ। लिख लीजिए, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तीन चुंबकीय सदिशों H, B और I में संबंध, इसको पूरा का पूरा आपको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, इसको पूरा का पूरा लिख लेना है और अच्छे से समझ लेना है, इतना काम कर लेना है। तो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अभी ये लेसन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, जितना हमने पढ़ाया उसको बार बार रिपीट करिए, 2-3 बार इस क्लास को देखिए और जितना हो सके देख सकिए, मेहनत करिए आप लोग। तो आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।